कोई भी नई चीज़ आती है तो हमेशा ऐसा लगता है कि ये पुराने को खा जाएगा। एक्टर इकलौता वर्कर है दुनिया का जो इमोशनल लेबर करता है। ग्रोथ वाइज देखें तो इंडिया में पिछले 5 साल में इतने थिएटर नहीं बढ़े होंगे जितने OTT के सब्सक्रिप्शन बढ़े हैं। मैं कुल प्रॉब्लम होती है कि मैं एक्टर हूँ तो मुझ में थोड़ा एक्टर वाले एलिमेंट क्यों नहीं आ रहे हैं। बहुत बोरिंग आदमी हूँ, लाइफ में भी बोरिंग आदमी हूँ, मेरी बीवी भी बोलती है। आई थिंक जब तक आप उस किरदार को निभा रहे होते हैं, कोशिश ये रहती है कि वो अंदर रहे तो बेहतर है। आज हमारे साथ 3 ऐसी शख्सियतें हैं जिन पर क्रिमिनल इल्ज़ामात लगे हैं, न सिर्फ आप सभी के दिल का दरवाज़ा तोड़ने का बल्कि उसे चुरा ले जाने का भी। और जस्टिस तब होगा जब क्रिमिनल जस्टिस सीज़न 4 आप लोग देखेंगे। मैंने देख लिया है और उसके बारे में बात भी करूँगा। पहले स्वागत करते हैं इन तीनों का। कैसे हैं पंकज भैया, श्वेता और सुरवीन, आप तीनों? बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। दिल का दरवाजा जो तोड़ा है ये दोनों ही तोड़ेंगे, मैं तो तोड़ नहीं पाऊंगा दिल का दरवाजा। इन्होंने चोरी की। नहीं, ये तो मतलब लीगल आप दोनों की लड़ाई भी चल रही है ना, कमाल। और मैं वकील ही हूँ पर दिल की दरवाजा इन दोनों ने तोड़ा है। माधव मिश्रा के लिए जो लाइन ऐप यूज़ की गई है ना, उसमें कि आपकी शक्ल में आम आदमी वाली अपील है, और वो जो अपील है उसको मेंटेन करना इस मुकाम पर आकर कितना मुश्किल होता है, रियल लाइफ में भी और पर्दे पर भी। नहीं, बहुत मुश्किल तो नहीं होता है। अब मुझे तो यार मेरा दूसरी चुनौती है मेरे को। मैं कुल प्रॉब्लम होती है कि मैं एक्टर हूँ तो मुझ में थोड़ा एक्टर वाले एलिमेंट क्यों नहीं आ रहे हैं। ये कौन सी केमिकल लोचा है मेरे भीतर। एक्टर का एलिमेंट है ना कि थोड़ा मूडी हो, थोड़ा गुस्से में रहे या थोड़ा स्टाइलिश हो, थोड़ा एटीट्यूड दिखाए। हाँ, तो ये सब क्यों नहीं आ रहा है, मैं यही पूछ रहा हूँ बहुत ना। बोरिंग है सेट पे। बहुत बोरिंग आदमी हूँ, लाइफ में भी बोरिंग आदमी हूँ, मेरी बीवी भी बोलती है। लेकिन इस मायावी में दैट्स व्हाट मेक्स यू पंकज। पर थोड़ा रिदम बदलना चाहिए ना। मैं इनफैक्ट सोचा हूँ कल मेरे लिए लाल रंग का कपड़ा बनवाओ। फुल लुका छिपी वाला। हाँ, वैसा कुछ तो करें यार लाइफ में। तो क्योंकि मेरे जैसा होना कोई उसके लिए मतलब एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं, नहीं मैं है। इसलिए एफर्ट की बात कर रहा हूँ ना कि बहुत कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है, और जिस इंडस्ट्री में आप लोग हैं, बहुत अपने आप को एक ऑरा, एक एटीट्यूड, वो सब भी मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत लोग उसका फ़ायदा भी उठाने लगते हैं। अगर बहुत, जैसे आपके सीरीज़ में भी आपके लिए कि आम आदमी वाली शक्ल है, अपील है और ये सब, तो कौन बोलता है ये लाइन? ये लाइन आपके लीगल जो आपको ऑफर करते हैं गाड़ी, वो हाँ, मैं पूछता हूँ ज़्यादा यस वो नहीं यस कर यस यस, सकता। हाँ, गॉट इट। शुरुआत में ही है ये। हायर क्यों कर रहे हैं, बोलता है कि तुम में, हाँ हाँ। देखो कि मतलब वो एक मार्केट आपको कैसे देखता है कि किसके चेहरे में क्या अपील है। कि आम आदमी की कास्टिंग भी तो ऐसे ही होती है ना। वही क्योंकि वो आप जो इमेज लाइफ में प्रेजेंट करते हैं तो बाद में वो कास्टिंग वाले फिल्म वालों को लगता है इसको उसी टाइप में रखो, एक्सपेरिमेंट मत करो। अच्छी खलता है कि वो इनकैश कर रहे हैं बार बार इस चीज़ को। नहीं, कोई नहीं खलता। कैश जब तक आ रहा हो तब तक इनकैश हो जाओ एक दिन। पर मुझे ऐसा लगता है ये ऑरा क्रिएशन और ये एटीट्यूड और ये सब ना, ये सेल्फ ऑर्गेनिकली क्रिएटेड होता है। आप इसका फसाड अपने चेहरे पे डालते हैं तो पीपल कैन सी थ्रू इट। मेरा पर्सनली मुझे ऐसा लगता है। और कुछ भी चीज़ आई थिंक ये हमारी खुद की, हम लोग एक बॉक्स बना के उसमें अपने आप को लिमिट करते हैं कि ये तो करना बहुत ज़रूरी है या ऐसा तो होना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक आपकी यूनिकनेस आपकी यूएसपी होती है मेरे हिसाब से। और ये सब डिराइव्ड चीज़ें या डिराइव्ड थॉट्स जो हैं, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है ये काम नहीं करती ज़्यादा देर। इट्स नॉट सस्टेनेबल मेरे हिसाब से। क्या बात है। एक प्रेशर होता है, लेकिन श्वेता, सुरवीन की वो एक इमेज जो बनाई जा रही है, एक पीआर मैकेनिज्म और वो सब, और किस तरीके से आपको मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने रहना है, वो एक इमेज मेंटेन करना है, ये प्रेशर होता है। इमेज बनाना उनका काम, मेरा काम है मैं रहूं। उनकी मर्जी, और वो अपने दिमाग में जो इमेज बना के रखते हैं एज एन एक्टर, मेरा काम है मैं सेट पर जाऊं और हर एक किरदार जो मैं प्ले करती हूँ अगर मैं उसकी एक अलग इमेज बना सकूं तो आई थिंक देन आई एम ऑन द राइट पाथ। बाकी उसके अलावा इमेज बनाना अपने हाथ में नहीं है। और मुझे लगता है वो वहाँ पे अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करने से बेहतर ये होगा कि मैं अपने काम पे ध्यान दे दूँ। वो बात करे, मेरी इमेज बात ना करे। वो दिख रहा है सीरीज में भी। श्वेता, आप कुछ ऐड करना चाहोगे? बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक एग्री विद सुरवीन। मैं तो मतलब पीआर मेरा तभी होता है जब मैं शो या किसी फिल्म को प्रमोट करती हूँ, उसी के आसपास मेरे इंटरव्यूज़ आते हैं।
बाकी टाइम मैं गायब रहती हूँ। सोशल मीडिया में डाउनलोड करती हूँ, जब पोस्ट करना होता है फिर गायब हो जाती हूँ। तो मेरा फोकस काम पे होता है, जब घर पे होती हूँ घर पे होता है, दोस्तों के साथ रहती हूँ दोस्तों के साथ रहती हूँ। तो वो सारे अलग अलग, वो भी किरदार ही हैं, अलग अलग किरदार ही निभाती हूँ लाइफ में भी। तो उसमें से जो जिसको दिख जाए, जो जिसको समझ में आ जाए, दैट्स ओके। ये जो आपका किरदार है लेखा का, उसमें तेज तर्रार जो आप प्रोसिक्यूटर बने हो और माधव मिश्रा जैसे आम आदमी वाले अपील वाले लॉयर से आप लड़ रहे हो, कितना उसके लिए आपने प्रिपरेशन की और कैसे उसको जो मैं देख पा रहा हूँ और इतने कमाल तरीके से निकला है, उसके लिए क्या प्रिपरेशन? थैंक यू जी। मैं हर किरदार का एक बेसिक प्रेपरेशन मेरा ये होता है कि मैं एक बैक स्टोरी लिखती हूँ। तो ये मैंने सीज़न 3 में लिखा, अगस्त्या मेरे किरदार के लिए लिखा था कि वो कहाँ पली बड़ी, पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप, दोस्त कैसे हैं, पढ़ाई कितनी की, क्या किया, कैसे टाइप की म्यूज़िक सुनती है और किन रंगों के कपड़े पहनती है। तो मेरे लिए वो लेखा को पूरी तरह से जितना जान सकूं स्क्रिप्ट के अलावा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आई थिंक एज एन एक्टर अगर मैं उसे नहीं जानती हूँ तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू इंट्रोड्यूस हर टू यू एज एन ऑडियंस। उसके अलावा मैंने कभी थिएटर नहीं किया है, मैंने करना चाहती हूँ एट सम पॉइंट। मुझे देखना परफॉर्मिंग आर्ट्स, लाइव परफॉर्मिंग आर्ट्स बहुत पसंद है, बट मैंने कभी थिएटर नहीं किया है। तो मेरे लिए एक्चुअली क्रिमिनल जस्टिस पहला वो काम था जहाँ पर काफ़ी ब्लॉकिंग एंड लॉन्ग टेक्स, लॉन्ग सीन्स हमने किए थे, थिएट्रिकल एक सेटअप है। तो उस चीज़ का मैंने बहुत फ़ायदा उठाया एज एन एक्टर, एंड लॉन्ग मोनोलॉग्स और लाइंस बहुत टेक्निकल हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ शूट से पहले जब स्क्रिप्ट आ जाता है तो उसे जितनी बार पढ़ सकूँ तो मैं पढ़ती रहती हूँ। जैसे खाने में मैरिनेशन करते हैं ना, तो मैं मैरिनेट होके सेट पे जाती हूँ, फिर सेट पे सबको पकाती हूँ। यही प्रेप होता है। बाकी पंकज जी बहुत ही दिग्गज कलाकार हैं, बहुत सीनियर हैं, उनसे वंडरफुल को एक्टर एंड ह्यूमन बीइंग। इनके साथ काफ़ी पढ़ाई, संगीत, लाइफ की बहुत अच्छे बातें होते हैं। और बाकी जैसे मैंने कहा, कोई एटीट्यूड नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई टैंट्रम नहीं, कभी लाल कपड़ा पीला कपड़ा नहीं। बहुत बोरिंग अदरवाइज पंकज जी। सारी सिर्फ अच्छी अच्छी शास्त्रीय संगीत, लिटरेचर, यही बातें होती हैं हमारी, दैट्स इट। तो प्रेप मोटा मोटा यही होता है जी। बाकी तो सेट पे आई थिंक इट्स अ कोलैबोरेटिव वर्क, यू नो, देयर इज अ डायरेक्टर, देयर आर एक्टर्स, एवरीवन। माधव को हराना असली मकसद है या कि वो इम्प्रेस ज़्यादा है लेखा जो है? माधव को हराना असली में असली मकसद है। सुरवीन, आपका किरदार बहुत ही लेयर्ड है, इमोशनली टैक्सिंग भी है। कितना ज़्यादा इसने जब ये किरदार कर रहे थे तो अंदर रह गया और कितना निकलना मुश्किल था? आई थिंक जब तक आप उस किरदार को निभा रहे होते हैं, कोशिश ये रहती है कि वो अंदर रहे तो बेहतर है। और उसके बाद फिर वो ख़त्म होने के बाद फिर जब वो, मेरे केस में जब वो छूटता है तो फिर वो छूट जाता है। मैं ज़्यादा वक्त तक उसको रख नहीं पाती। डेफिनेटली बहुत टैक्सिंग था। ऑल्सो आई थिंक अंजू एक किस्म की इमोशनल कोर भी है सीज़न 4 में। और आई थिंक उसकी लाइफ के कुछ बहुत मुश्किल डिसीजंस, गलत को सही से परे करना, ये सब आई थिंक इवन थ्रू द कोर्स ऑफ द शो टैक्सिंग भी रहा और बहुत कहते हैं एक रेवलेशन के तौर पे भी रहा। तो मज़ा बहुत आया, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा आई थिंक व्हाट आई एंजॉयड thoroughly was working with the cast and crew because it just made everything better. हम लोग you know, जब ऐसी एनर्जीज आती हैं और एनर्जीज कोलैबोरेटिव होती हैं तो आई डोंट थिंक वो कट के बाद जो एनर्जी होती थी सेट, बहुत एनर्जी होती थी सेट पे, यादगार रहेगी। मतलब वो ज़्यादा देर, लाइक आई सेड राइट, वो ज़्यादा देर अंदर एक्चुअली कट के बाद भी नहीं रहता था, वापस लाना पड़ता था। सो आई थिंक इट वाज अ प्रिविलेज टू बी वर्किंग विद द एंटायर कास्ट। आप तीनों के लिए सबसे मेमोरेबल मोमेंट क्या था सेट से? ये कट होने के बाद वाला। थोड़ा इलॉबरेट करिए। ये आसान था आजकल आप वन लाइनर से छोड़ देते हैं। नहीं, रोहन सिप्पी जिस तरीके से हैंडल करते हैं अपने एक्टर्स को, अपने यूनिट को, वो बहुत कमाल होता है। मतलब आहिस्ता से आके वो, तो उनके साथ काम करना अपने आप में बहुत यादगार अनुभव है। कभी नहीं लगता है कि बहुत हेवी सीन और कुछ बड़ा कर रहे हैं हम लोग, जबकि लेटर ऑन
6 7 8 एपिसोड बहुत हेवी हैं, Yeah. तो और इनके लिए तो बहुत मुश्किल था। तो मैं सीन में देखता था मैं कि किरदार कॉम्प्लेक्स है बट इमोशनली बहुत चार्ज है, तो और बहुत रोक के रखती हैं ठहराव के साथ हाँ, अपने आप तो को। रोहन एक अच्छा माहौल रखते हैं सेट पे। और लकीली हम सब कास्ट, कोर्टरूम में होता है एक ऐसे घर कमरे में सब बैठे हुए, इंटायर कास्ट A to Z सब लोग वहीं पे हैं, तो उसमें एक कट होने के बाद जो बॉन्डिंग बन जाती है मेरा इनसे, जुशान से, आत्मा से, तो एक घरेलू माहौल था वहाँ कि कट होने के बाद मज़े चल रहे हैं, कुछ कुछ बातें हो रही है, फिर रेडी सब वापस अपने अपने कोट टाई ठीक करके आ गए। I'd like to add एक बात रोहन की भी जो मुझे एक्चुअली स्टैंड आउट करती है रोहन के बारे में, वो ये कि ऐसे एक्चुअली लग रहा था कि जो किरदार के या उस वक्त जब हम लोग सीन कर रहे होते थे उसकी रेंज विद अ लॉट ऑफ ट्रस्ट एंड फेथ एंड जो भरोसा रोहन हम पर हाँ, रखते थे, राइट? तो ऐसा एक्चुअली लगता था कि रेंज सब पुल स्ट्रिंग्स जो है वो Correct. हमारे हाथ में है। वैसा एक ट्रस्ट अगर डायरेक्टर अपने एक्टर्स के हाथ में सौंप दे तो मतलब दैट्स ट्रू। मज़ा थोड़ा अलग हो जाता है उस चीज़ का। बहुत तो बहुत बिल्कुल। yeah, रोहन की जितनी वो- तारीफ की जाए yeah, ना, absolutely. कभी बड़े से बड़े सीक्वेंस में हमारे ऊपर लोड नहीं आता Yeah. था, इतना आसानी से करवा लेते हैं वो। एंड वेरी काम, वेरी चिल, वेरी कूल, वेरी नाइस। आपके लिए सबसे मेमोरेबल मोमेंट क्या था? सबसे मेमोरेबल मोमेंट आई थिंक जो नए बहुत सारे किरदार आए हैं। आपको कुछ मैं नहीं जा रहा, मैं बोलता हूँ अंत में कि एक बार इसको देख के मुस्कुरा दीजिए दीपू को, एक बार हंस दीजिए, इनका कायाकल्प हो जाएगा। जो आत्मा का कैरेक्टर है उसको पिछले सीजन से लेखा पे क्रश है, तो वी ट्राई टू प्ले हाँ। दैट। वो क्रश था नहीं, वो आप ही ने बनाया। हमने बनवा दिया दीपू को। एक और चीज़ जो आपके मुख से बड़ा रस के साथ आता है वो है नई नई तरीके की, गालियां नहीं बोलूँगा, हाँ, लेकिन वो जो उपमाएं हैं जो आप देते हो, इस बार दीपू को दिया है, दूसरे जो आपके प्रोजेक्ट्स रहे हैं उसमें चाहे वो दिवेंदु को दिया हो, और मतलब वो तो मीम्स के पार्ट हो गए हैं अब, जिसमें मूर्खा धीराज और अलग अलग चीज़ें, तो ये स्क्रिप्ट में डालते हैं आपके लिए कि वो रस निकल रहा है, लोगों को मज़ा आ रहा है इसलिए बुलवाया जाए, क्या है क्या ये? नहीं, या आपने मुझे- खुद भी कुछ ऐड किया मैं है खुद इसमें? भी ऐड करता हूँ क्योंकि माधव मिश्रा हिंदी इलाके से आता है। एक छोटा सा मीरा रोड में कहीं रह के मुंबई में सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है, यहाँ रहते हुए मुंबईकर बोलने लगा है, हो भी गया है मुंबईकर। आई थिंक पिछले सीजन में बोलता है कि मैं मुंबईकर हूँ। तो लेकिन अब मुंबईकर हो गया, बावजूद उसके पास्ट के अपने जो मुहावरे हैं उनको किरदार की हिस्ट्री बनाना कि कहाँ से आता है, तो इसलिए मैं वो बहुत सारे बिहारी मुहावरे जो मैं जानता हूँ उनको इसके मुंह से बुलवा लेता हूँ। और वो कमाल निकल के आया। हाँ, क्योंकि वो रिलेटेबिलिटी उसमें बहुत है ना। और ये मैटर है, आप तीनों से पूछना चाहूँगा क्योंकि दिख भी रहा है किस तरीके से अंजू खड़ी है अपने हबी के पीछे, रियल लाइफ में उतार चढ़ाव में जब ऐसा हुआ, भाभी नहीं तो आपके तो मैं सब जानते हूँ, फिर भी कुछ बताना चाहें जब ऐसे समय पे फैमिली या स्पाउस आप लोग के साथ खड़े रहें? हम तो अभिनय का काम थोड़ा वैसे भी फ्रेजाइल काम है, हम किरदारों का की नाराज़गी लेके घर तक पहुंच जाते हैं और अपनी खुशी किरदारों को दे देते हैं, यही तो काम है हम लोगों का। एक्टर इकलौता वर्कर है दुनिया का जो इमोशनल लेबर करता है, बाकी So कोई well नहीं said. करता इमोशनल लेबर, बाकी मेंटल फिजिकल सब करते हैं, इमोशनल लेबर हम ही लोग करते हैं। So well said. जिंदगी में दुख है और उसी दिन स्क्रीन पे शूटिंग में हम खुशी प्ले कर रहे हैं। जिंदगी में एक्सट्रीमली हैप्पीनेस चल रही है और हम वहाँ सैडनेस प्ले कर रहे हैं। तो इमोशनल लेबर जब करोगे तो आपका दिमाग थोड़ा फ्रेजाइल होगा, और ये संभव है कि किरदार का गुस्सा, किरदार का पेन, किरदार की पीड़ा आप घर तक लेके पहुँच जाओ, तो ये तो होता ही है। तो इसमें हमारे परिवारों को या पत्नी बच्चों को वो लोग भी समझने लगते हैं थोड़े दिन बाद कि चलो ठीक है, इनका कुछ दिमाग में भी चल रहा है उस किरदार का। ये नहीं, फैमिली तो बहुत मैटर करता है, आई थिंक सबसे ज़्यादा मैटर करता है। इट्स द आपके आई थिंक आपका नब्स होता है ना, तो अगर इट्स लाइक ब्रीदिंग, आई थिंक इफ एवरीथिंग इज गुड एट होम यू ब्रीद वेल, सो आई थिंक योर बॉडी फंक्शंस वेल, वैसा ही है। आई थिंक फैमिली तो बहुत मैटर करता है, एंड आई थिंक वही हमने इस सीज़न में भी पर्सनली मेरे व्यू में ऐसा है कि इट्स बियॉन्ड अ कोर्ट केस,
इट्स बियॉन्ड अ लीगल ड्रामा, इट्स एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें जो उनके फैमिली में जब आप देखेंगे शो की, वो छोटी छोटी चीज़ें एक लीगल केस कैसे बन सकता है, यू नो. एंड आई थिंक इन लाइफ ऑल्सो इट्स द स्मॉल थिंग्स दैट मैटर, दैट ओनली फैमिलीज नो अबाउट ईच अदर. तो आई थिंक फैमिली तो बहुत मैटर करता है, और आई थिंक फैमिली ही एक दूसरे को समझते हैं, जोड़ के रखते हैं, और एक दूसरे का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनते हैं. सो फॉर मी पर्सनली माई फैमिली मैटर्स द मोस्ट टू मी. और बाकी सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, काम इम्पॉर्टेंट है, एक हिस्सा है लाइफ का, सोशल लाइफ एक हिस्सा है लाइफ का, बट फैमिली लाइफ का हिस्सा नहीं है. इट्स एक्चुअली द बेस जिसके ऊपर बाकी चीज़ें, इट्स अ फाउंडेशन जिसके ऊपर बाकी चीज़ें खड़ी हैं. सो इट मैटर्स. या मैंने अभी एक रिसेंटली 2-3 बार वो फिल्म देख चुकी हूँ, बच्चों की फिल्म है, और उसमें आपके माइंड को एक्चुअली हेडक्वार्टर्स दिखाया गया है. और वो उसमें हर एक किरदार उस हेडक्वार्टर्स में आपका एक एक इमोशन है. जैसे जॉय है, सैडनेस है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है. तो ये सब अंदर क्या चल रहा है. जैसे एडिटिंग का बोर्ड होता है, कौन सा स्विच कब ऑन होता है, इस तरीके की. और उसके बेसिस पर जिस इंसान के, जो हर एक का हेडक्वार्टर्स है ऐसा, और उसके उस हेडक्वार्टर्स के बेसिस पर हमारे दिमाग ने कुछ कुछ आइलैंड्स बनाए हुए हैं. तो ये एक छोटी बच्ची की कहानी है जिसमें एक दोस्ती का आइलैंड है, एक उसकी फेवरेट स्पॉट का आइलैंड है, एक स्कूल का आइलैंड है. तो ऐसे कुछ आइलैंड्स हैं. एक खुशी का, मस्ती मजाक का आइलैंड है, बच्चा है, और एक फैमिली आइलैंड है. और सब आइलैंड गिरते हैं और टूटते हैं, लेकिन जब वो बात फैमिली आइलैंड पे आती है, वो एक ऐसा मुकाम होता है उस कहानी में जहाँ पर या तो उसकी एज अ 10 साल की लड़की है, या तो उसकी लाइफ इधर जाएगी या उधर जाएगी. इस प्रकार की महत्वता दी हुई है उस फैमिली आइलैंड को, और वो आइलैंड टूट जाता है. और उसका जो इम्पैक्ट उस बच्चे पर होता है, आई थिंक हम सब वो बच्चे हैं जिनके लिए फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं है. जब वो टूटे तो मतलब आप और आपकी लाइफ पूरी की पूरी उथल पुथल मच सकती है ज़िंदगी में. तो फैमिली के मेरे वो मायने हैं मेरी ज़िंदगी में. और भारतीय कल्चर में तो फैमिली मैटर्स बहुत इम्पोर्टेंट है. हमारे तो समाज में कि वेस्टर्न कल्चर में बच्चा 18 साल का हुआ तो भैया जाओ अपना देख लो तुम. यहाँ तो नहीं है. यहाँ तो मतलब मैं जब गांव जाता हूँ तो मेरी माँ बोलती है कि हम पिछली बार देखे तुमको ऐड में कुछ कार बेच रहे थे, तुम बहुत पतले लग रहे थे. तो वो फ़ोन करवाती है, कुछ टीवी पे देख के. मेरा वो एक्टिंग नहीं देखती है, मैं पतला हूँ कि मोटा हूँ वो देखती है. so sweet. तो भारतीय संदर्भ में तो परिवार और मतलब इस 50 साल के युवक आदमी को भी वो अभी बच्चा ही समझ रही है कि खा रहा है कि नहीं खा रहा है ठीक से. या मैं कहीं रहूँ दुनिया में, पूछू ने नाश्ता किया कि नहीं टाइम से, मैं पूछ ही लेता हूँ कि वो खाई कि नहीं अभी तक, कब जगी. तो हमारे संस्कृति में तो परिवार बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है. आई थिंक ये थोड़ा सा मिथ भी है. आप बाहर के भी बहुत कल्चर्स जो हैं, कल्चरली उनका फैमिली बॉन्ड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. जैसे अगर आप यूरोप में जाएं या वो अब वापिस वो लोग कर रहे हैं. अब उनकी फिल्मों में भी ये बदलाव दिख रहा है, वेस्ट की फिल्मों में. लेकिन कुछ साल पहले तक कि बच्चा इंडिपेंडेंट हो, उसके बाद आपकी लायबिलिटी है, आप जाओ जो करना हो करो. वो एक सेक्शन है. दूसरा एक उसका पहलू ये भी है कि बहुत काफी वास्ट मेजॉरिटी एक्चुअली है. जैसे अगर आप नॉर्वे जाएं या फिर ओह माय गॉड, उनके कल्चर में दे आर सो बॉन्डेड एंड सो टाइट. मतलब मेरे कुछ ऐसे मेरे हस्बैंड के या मेरे कुछ ऐसे दोस्त भी हैं, है ना, उनके थ्रू कुछ ऐसे समझ में आता है कि एक्चुअली हम जो सोचते हैं वो खाली हमारे इंडियन का वो एक इंसान का एक क्या कहते हैं इनहेरेंट नीड और फाउंडेशन, वो आई थिंक वर्ल्ड ओवर है. होना भी चाहिए. होना भी चाहिए. It's very universal. I think family and the need for family is very universal. इसलिए क्रिमिनल जस्टिस 29 तारीख को फैमिली मैटर्स जरूर देखें. ये अपलॉज ने जब पहली बार आपको नरेट किया था, उसके बाद से आपको लगा था ये इतना लॉन्गेस्ट रनिंग सीरीज में से एक हो जाएगा इंडिया का? नहीं, तब तो मालूम नहीं था. क्या आपको इसमें खूबी लगती है जिसकी वजह से इतना रिलेटेबल है, और वो जो अपील है जो आम आदमी वाली वो चीज़ दिखाई देती है इसमें? पता नहीं, लोगों को पसंद आती होगी. कहानियाँ ठीक कहते हैं.
इस बार तो इस बार की कहानी मुझे अगर पूछो तो ज़्यादा पसंद है पिछले सीजन के बनिस्पत, क्योंकि ये टॉपिक बढ़िया था, राइटिंग अच्छी है। मैं पहले एपिसोड सुन के मैं बोला रही यार कमाल है, बढ़िया है। तो रिलेटेबिलिटी है, इंटरटेनमेंट है, और लोगों को लीगल ड्रामा में बहुत सारी चीज़ें नई नई जानने समझने को मिलती हैं। आप तीनों बड़े कमाल के एक्टर्स हैं जिन्होंने सभी माध्यमों पे, सभी प्लेटफॉर्म पे सिनेमा के काम किया है। ओटीटी वर्सेस फिल्म्स एक बार फिर वो बज़ में आ जाता है बीच बीच में जब फिल्में नहीं चलती हैं। आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में, और क्या ऐसा लगता है कि ओटीटी की वजह से सिनेमा का जो चार्म है वो कम हुआ है? ये सुंदर लड़कियां बोलेंगी। ओटीटी की वजह से तो चार्म नहीं कम हुआ है, मुझे लगता है अच्छी फिल्में भी बनती हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ लिबर्टी एंड रिस्ट्रिक्शंस ओटीटी पे फ़िलहाल काफ़ी कम है, क्रिएटिव लिबर्टी थोड़ी ज़्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ उस फ्रीडम की वजह से आप कहानी को जिस तरीके से मेकर कहना चाहता है या दिखाना चाहता है वो ज़्यादा दिखा पाता है। बाकी कंटेंट तो चाहे अगर फिल्म अच्छी होगी तो वो भी चलेगी, ओटीटी बुरा होगा तो नहीं चलेगा। शो के लिए भी ऐसा ही है, शो अच्छा नहीं होगा, अपील नहीं करेगा, विल नॉट मेक सेंस टू द ऑडियंस, तो वो भी नहीं चलेगा। तो आई थिंक कंटेंट की जगह से ज़्यादा कंटेंट का अच्छा या बुरा होना ज़्यादा मैटर करता है, उसके प्लेटफॉर्म से उसका कोई मतलब नहीं है। आप दोनों क्या कहना चाहिए? आई थिंक कोई भी नई चीज़ आती है तो हमेशा ऐसा लगता है कि ये पुराने को खा जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। आज भी कार्गो शिप्स चल रही हैं और हवाई जहाज़ भी चल रहा है, आज भी फॉर्मल मैसेजेस ईमेल्स पर ही देते हैं, और देयर आर अदर प्लेटफॉर्म्स टू कम्युनिकेट एज वेल। सो आई थिंक कुछ चीज़ें नहीं बदलती। एज आई सेड, स्टोरी टेलिंग विल नॉट चेंज। थिएटर भी है, फिल्म्स भी है, यूट्यूब भी है, OTT भी है, एवरीथिंग नीड्स टू को एग्जिस्ट। कोई किसी के वर्सेस नहीं है, कॉम्पिटिशन नहीं है। सब अच्छी कहानियाँ बताना चाहते हैं, अच्छे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, एंड इट्स अ बिजनेस, एवरीवन वांट्स टू मेक मनी, इट्स एज सिंपल एज दैट। यस, क्योंकि देयर इज़ अ चेंजिंग टाइम, और वो होगा ही। आई थिंक एवरी 10, 20, 15 ईयर्स एक आता है जहाँ पर वी आर लाइक ओके अब क्या पसंद आ रहा है ऑडियंस को, बिकॉज देयर इज़ अ न्यू जनरेशन, यू नो, नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग कि आज की जनरेशन को क्या पसंद है, अब कौन क्या देख रहा है। सो आई थिंक वंस यू गेज कि आपकी ऑडियंस क्या है और उन्हें क्या देखना पसंद है, तो आप फिर से उन कहानियों पे काम करना शुरू कर देते हैं, विच हैपन्स, आई थिंक इट हैपन्स विद एवरी जनरेशन एंड एवरी फ्यू ईयर्स। सो आई थिंक कोई वर्सेस नहीं है। जैसे सुरवीन ने कहा कि एज लॉन्ग एज स्टोरी इज़ अपीलिंग, इट्स इंटरेस्टिंग, आपको अगर लगता है इट्स वर्थ द टिकट प्राइस, आप थिएटर में जाके देखेंगे। मैं जाती हूँ थिएटर, मेरे सारे दोस्त जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं। मैं जब भी जाती हूँ, मैंने एक पिछले हफ्ते मैंने 2 फिल्में देखी, अंग्रेज़ी फिल्में देखी, रिलीज़ हो रही हैं बहुत सारी फिल्में, वो देखी। इट्स ऑलवेज देयर, पीपल आर देयर टू वॉच इट। OTT में भी लोग देखते हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है ना कि यहाँ कम से कम एक लेवल और फेयर फील्ड मिल रहा है, आपके जैसे कमाल के कलाकार जो हैं वो एब्सोल्युटली, इट्स मौका वेरी मिल पा रहा है। डेमोक्रेटिक फॉर श्योर। आई मीन कंपेयर टू अगर हमने कोई फिल्म बनाई जो छोटी फिल्म नहीं कहूँगी, बट छोटी बजट की फिल्म हो, जो शायद आपको सुबह 11 बजे का और रात 11 बजे का शो मिलेगा, बट व्हेन इट्स ऑन एन OTT प्लेटफॉर्म, इट्स विद एवरी अदर शो एंड फिल्म, वो डेमोक्रेटिकली प्लेटफॉर्म पे है, और वो ऑडियंस का चॉइस है वो कब देखेंगे, और वो आपको एग्जिबिटर्स नहीं बता रहे कि आप 11 बजे या रात को 11 बजे देखने वाले हैं। सो ऑफकोर्स वो डेमोक्रेसी है फॉर श्योर। OTT आपको विचारों में क्रिएटिव लिबर्टी जो है टू क्रिएट कैरेक्टर्स, इट्स वेरी कैरेक्टर एंड राइटिंग ड्रिवन प्लेटफॉर्म, दैट्स फॉर श्योर। But I think so should every any storytelling medium Absolutely. should be. Absolutely. That's the whole point. Yeah. ऐसा नहीं है कि लगान नहीं बनी थी, वो भी तो बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, कमाल की म्यूजिक थी, आज तक लोग रिलीज हो के लोग देखने जा रहे हैं, वैसी बहुत सारी फिल्में बनी हैं। So I think the point is, as long as it's story and writing driven and well written characters, well executed, वो किसी भी प्लेटफॉर्म, किसी भी मीडियम पे चलेगा। पंकज भैया कुछ ऐड करना यस, ये एकदम करेक्ट है। यहाँ स्क्रीन नंबर्स की दिक्कत नहीं है। वहाँ 500 स्क्रीन मिले थिएट्रिकल में, 200 मिले, शो टाइमिंग अलग मिला। यहाँ स्क्रीन करोड़ों मिल जाते हैं, शो टाइमिंग 24 घंटे की 24/7 मिल जाती है। नया टेक्नोलॉजी है। ग्रोथ वाइज देखें तो इंडिया में पिछले 5 साल में इतने थिएटर नहीं बढ़े होंगे जितने OTT के सब्सक्रिप्शन बढ़े हैं। Exactly. 20% मैं कहीं पढ़ रहा था कि एनुअली ग्रो कर रहा है। तो नया तकनीक है, होगा ही।
एक्सपीरियंस अलग है, पर्सनल व्यूइंग है और वो कम्युनिटी व्यूइंग है। अभी कई लोग ये लाइन नहीं समझ पाते हैं कि क्या कंटेंट बन रहा है। भाई पर्सनल व्यूइंग के लिए है ये, कि जीसी नहीं है कि 8 बजे पूरा परिवार देखेंगे। पर्सनल व्यूइंग के लिए है। इस पर वो भी डिस्क्लेमर है कि भैया ये कंटेंट में क्या होगा, बट दोनों रहेंगे, दोनों की अपनी अपनी अलग पहचान है। एक की कम्युनिटी व्यूइंग का सुख है, तो ये अच्छा है, दोनों का मुकम्मल ग्रोथ है। और अब दोनों, हाँ OTT थोड़ा ज़्यादा डेमोक्रेटिक है रीच और नंबर्स के मामले में, और अपॉर्चुनिटी के मामले में। और यहाँ जितना आसान इन करना है उतना ही आसान एग्जिट करना है। और प्लेटफॉर्म को पता है कि 20% व्यूअरशिप इस एपिसोड के यहाँ डाउन हो गया। अगर माधव मिश्रा एक डेटिंग ऐप पर होते तो उसका बायो क्या होता? बायो क्या होता डिटेल है? वो अच्छा, लिखते हैं ना, डेटिंग हाँ, के ऊपर लिखते हाँ, हैं। हाँ, हाँ। अच्छा, तो उसका बायो होता है उस पे क्या बोलते होता, हाँ LLB, LL गोल्ड मेडलिस्ट, LLB गोल्ड मेडल। हाँ डोंट टेल माय वाइफ। हाँ सही होगी। आप दोनों अगर होती तो फिर क्या रखती उसका बायो? मेरा होता है I'll see you in court. ये अच्छा है, डीप। हाँ, तो I might just be in the wrong place. अब मैं होने की सोच भी नहीं सकता था। नहीं, ये तो हाइपोथेटिकल सवाल है। हाँ, फिर भी वो हाइपोथेटिकल भी सोचना पड़ेगा ना, मेरे लिए मुश्किल है। अच्छा, आप तीनों के लिए, आप तीनों में से किसी एक को स्टार की एक आदत जो आपको इरिटेटिंग भी लगती है लेकिन क्यूट भी लगती है। Oh God, बहुत इरिटेटिंग तो नहीं, सब क्यूट लगती है। क्यूट ही बता दीजिए। हाँ नहीं, इरिटेटिंग किसी में कोई ऐसी आदत नहीं है। क्यूट आदत बताइए। अरे अब इतनी सुंदर चेहरे और खूबसूरत आंखें, स्माइल में अब क्या दूसरा तुम क्यूटनेस खोज रहे हो? इरिटेटिंग आदत तो मुझे ऐसी कोई याद ही नहीं आ रही है किसी की। नहीं, एक्चुअली एवरीवनस वेरी प्रोफेशनल। कोई किसी को इरिटेट नहीं करता था सेट पे। अच्छा, See, सुनील I क्यूट think बता I दीजिए think irritating आदत सबकी वैनिटी वैन के अंदर की होंगी। She got Rajma Chawal, which was a very cute gesture. हाँ, I हाँ, remember राजमा, yes, yes, yes. Surveen पहले 2-3 दिन में she had got Rajma for us and she called all of us, कल्याणी, मैं, बरखा और हम सारे आए थे आपके वैन में और हमने हाँ, मैं भी बहुत खाया था, आपने बहुत खाया? बढ़िया। और मुझे एक बहुत मेरे लाइफ में नई चीज़ इन्होंने दी, जल नीति करने का प्रैक्टिस। अच्छा। हाँ, और मुझे वो तांबे का जल नीति पॉट भी भेजा और मैं आज भी किया हूँ। आज अचानक देखी सुबह तो बोल दिया, और Good वो लाइफ student. चेंजिंग है। Very good student पंकज जी। जल नीति ना वो हो। हम क्यूट है सब बहुत। सभी क्यूट हैं। सबसे फूडी कौन है? इसी से जुड़ा सवाल। I think all of us are. मुझे लगता है Yeah. ज़िशान एक्चुअली, पर उसके रोजे चल रहे थे उसमें। हाँ Yeah. उस समय उसके काफी वक्त रोजे चल रहे थे। मैं तो उतना नहीं हूँ, मैं खिचड़ी खा के काम वही, चला लेता आपका तो हूँ। ये फेमस हो boring, गया। हाँ, ये सर boring सर ना। खिचड़ी बहुत। आपने खिचड़ी, आप खिचड़ी के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हो, आपको पता है Used ना? to send खिचड़ी, मुझे हाँ, पिछले हाँ। सीजन में भी याद है आपने हाँ, भिजवा दी भेजा थी था। बहुत तो बढ़िया। नहीं, वो तो मजबूरी है क्योंकि YouTube पे पंकज जी की खिचड़ी खिचड़ी की कैसे रेसिपी बनाना है, अच्छा। बहुत पॉपुलर है। हमने खिचड़ी पे एक पूरा आधे घंटे का एपिसोड किया है। जी। आखिर में अगर आपके कैरेक्टर्स रियल लाइफ में होते तो क्या उनसे आप दोस्ती करते या दूर भागते? मैं जो तो आपने दोस्ती करता माधव मिश्रा से, मजेदार दोस्ती। आदमी है। मैं डेफिनेटली दोस्ती करती। लेखा बहुत स्मार्ट है, बहुत काम की है वो लड़की। बहुत बहुत सही है।